नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। मारो राजस्थान में आज बात करेंगे कोरोना की, जिसकी रफ्तार अब मरुधरा में बेकाबू हो गई है। फिर बात होगी सीक्रेट मीटिंग की, जिस पर किसी भी कई की नापाक नजर है। साथ ही दिखाएंगे कहां धूल फांक रही है मुख्यमंत्री चिरंजीवी रक्षक योजना की फाइलें। आखिर में बात करेंगे शिक्षा पर सीएम के फोकस की। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मारो राजस्थान। और चलिए सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान में कोरोना का अपडेट क्या है वो आपको बता दें। मरुधरा में तीसरी लहर का सबसे डरावना दिन आज रहा है। एक दिन में 15 मरीजों की मौत हुई है। आपको बता दें कि जो केस हैं वो 16,000 से ज्यादा केस आए हैं, करीब 17,000 केस, 16,878 नए मामले आज आए हैं पूरे प्रदेश में। और एक बार फिर से सबसे ज्यादा केस जो है वो जयपुर में सामने आया है, जहां पर 4,000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं। यानी तीसरी लहर का अगर कहें तो सबसे बड़ा अटैक जो है वो आज हुआ है। यह स्थिति रही है आज की, क्योंकि आपको बता दें कि 16,878 नए मामले सामने आए बीते 24 घंटे में। सबसे ज्यादा मामले एक बार फिर से जयपुर में, जहां पर 4,035 केस सामने आए, 3 की मौत हुई जयपुर में। और अब एक्टिव केस जो है वो 84,787 हो गया है। 10,175 लोग ठीक हुए हैं। इसे राहत की बात हम कह सकते हैं कि ठीक होने वाले की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन बात यह भी है कि जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो तीसरी लहर का सबसे डरावना दिन आज का रहा है। 16,000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं और सबसे ज्यादा मौतें भी इस तीसरी लहर में हुई है। आज 15 मरीजों की मौत हुई है। जयपुर में 3 मरीजों की मौत हुई, अजमेर बीकानेर में 2-2 लोगों की मौत हुई, बाड़मेर भरतपुर दौसा पाली में 1-1 मौत दर्ज की गई, नागौर राजसमंद सीकर और टोंक में भी 1-1 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई। तो तीसरी लहर का सबसे डरावना दिन, सबसे ज्यादा केसेस, सबसे ज्यादा मौतें आज हुई हैं। 16,000 से ज्यादा केस मरुधरा में आज सामने आए। तो अब देखिए कि किस तरीके से कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है। कुछ दिनों पहले तक ऐसा था कि 10,000 के आसपास ही केसेस आ रहे थे, 10,000 9,000 के बीच केसेस आ रहे थे। लेकिन अब कोरोना ने एक तरीके से कहें तो रफ्तार पकड़ ली है और लगातार मामले जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। आज का आंकड़ा अगर हम देख लें तो करीब 17,000 केस आए हैं। 16,000 से ज्यादा लोग संक्रमित आज पाए गए। 16,878 केस आए। जयपुर में ही अकेले अगर देखा जाए तो 4,035 लोग सिर्फ जयपुर में मिले हैं। और अब किस तरीके से कोरोना का ग्राफ बढ़ा ये देखें। एक समय ऐसा था जब 9,000 10,000 के बीच केसेस आ रहे थे। बीते 5 दिनों की स्थिति यह है कि 17 जनवरी को 9236 केस, 18 जनवरी को 9,711 लोग संक्रमित मिले, 19 जनवरी को 13,398 केस आए, 20 जनवरी को 14,079 केस आए। आज उससे करीब 2,500 केस ज्यादा 21 जनवरी यानी आज की तिथि के दिन 16,878 लोग संक्रमित मिले हैं। यानी बीते 5 दिनों में ही 63,302 लोग संक्रमित पाए गए हैं। साथ सहयोगी सौरभ गृहस्थी जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, अब तो कोरोना की रफ्तार जो है वो काफी तेज हो गई है। एक समय था जब 9 और 10,000 के बीच केसेस आ रहे थे, लेकिन अब तो कंटिन्यूअसली अगर देखें बीते 4-5 दिनों में केसेस बढ़ते जा रहे हैं। धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। और 5 दिनों में रिकॉर्ड तोड़ नए मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। और आपको अगर ध्यान हो दूसरी लहर का, दूसरी लहर में सबसे ज्यादा एक दिन में केसेस जो है वो 18,000 आए थे और
अब राजधानी प्रदेश में 17,000 केस तीसरी लहर में आ चुके हैं, लगभग आज के 17,000 केस आए। तो ऐसा माना जा रहा है कि दूसरी लहर का भी रिकॉर्ड जो है वो इस तीसरी लहर में जो है वो टूटते हुए नजर आएगा, क्योंकि जिस प्रकार से संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है और न सिर्फ राजधानी बल्कि प्रदेश के तमाम हिस्सों में एक भी ऐसा जिला नहीं है जहां पर कोरोना केसेस जो है वो कम होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर 1,000 से भी ज्यादा जो है नए मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं और यही लगातार चिंता जो है वो पैदा कर रहे हैं। साथ ही मौतों की संख्या में भी जिस प्रकार से कहा जा रहा था पहले कि मौत नहीं हो रही, इस लिहाज से चिंता की बात नहीं, लेकिन अब मौतों का आंकड़ा भी धीरे धीरे जो है वो बढ़ने लगा है। और ऐसे में जिस प्रकार से पाबंदियों में कुछ छूट दी गई है, पिछले सप्ताह वीकेंड कर्फ्यू जो है वो लगाया गया था, लेकिन उसका भी असर होता हुआ इस वक्त नजर नहीं आ रहा है। इसका मायने ये निकाले जा सकते हैं कि संक्रमण जो है वो इस स्तर पर जो है वो फैल चुका है कि अब उससे बचना जो है वो काफी मुश्किल जो है वो हो चुका है। लेकिन इस बीच अगर जो गंभीर बीमारियों के मरीज हैं, जिनको अलग अलग बीमारियां हैं, अगर वो इसके चपेट में आते हैं तो आने वाले दिनों में और भी मुश्किलें जो हैं वो हो सकती हैं। विशेषज्ञों का जिस प्रकार से कहना है कि चूंकि वैक्सीनेशन हो चुका है, इस लिहाज से मौतों का आंकड़ा जो है वो ज्यादा बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। साथ ही लोगों में ज्यादा सिम्टम जो है वो नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर जो विभिन्न बीमारियों से ग्रसित मरीज हैं, उनको अगर ये संक्रमण फैलता है तो आने वाले दिनों में इस जो मौतों का आंकड़ा है और भी बढ़ सकता है। और आने वाले दिनों में साफ तौर पर जिस प्रकार से ये केसेस अभी नजर आ रहे हैं, कहा जा सकता है कि ये रिकॉर्ड जो है वो दूसरी लहर का रिकॉर्ड भी तीसरी लहर में टूटता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल सौरभ, राहत तो तब तक थी जब तक मौतें नहीं हो रही थी और यही वजह थी कि पिछले दिनों हमने देखा कि कुछ छूट भी दी गई, जो गाइडलाइंस जारी किए गए। तो अब अगर मौतें हो रही हैं, एक भी मौत अगर हो रही है तो वो चिंता का विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब ऐसे में क्या सरकार को एक बार फिर से सोचना पड़ेगा, क्योंकि केस भी बढ़ रहे हैं, मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, तो ऐसे में एक बार फिर से सोचना पड़ेगा। जी बिल्कुल सही कहा, इसके अलावा कोई विकल्प बचता नहीं है, क्योंकि अगर इसी अनुपात में मौतों की संख्या लगातार बढ़ती रहती है तो फिर से जो है वो राज्य सरकार को कुछ सख्त कदम जो है वो उठाने पड़ेंगे। और चूंकि जिस प्रकार से केसेस फिलहाल नजर आ रहे हैं, उसमें चूंकि ज्यादा सिम्टम नजर नहीं आ रहे हैं, ज्यादातर लोग होम आइसोलेशन में ही हैं, इस लिहाज से उस लिहाज से चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर जिस प्रकार से जो विभिन्न बीमारियों से ग्रसित लोग हैं, उनको अगर ये संक्रमण पहुंचता तो उनके लिए बहुत खतरनाक स्थिति वाली बात होगी और ये आंकड़ा जो है वो मौतों का बिल्कुल और भी बढ़ सकता है। राहत तभी तक है जब तक अगर केसेस आ रहे हैं लेकिन मौतें नहीं हो रही हैं। राहत तभी तक थी, लेकिन अब मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, तो चिंता की बात है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं तीसरी लहर को लेकर राज्य सरकार के कोविड एडवाइजर और वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने कहा कि ओमिक्रॉन में अभी मरीजों में माइल्ड सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, लेकिन गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों को ओमिक्रॉन से विशेष एहतियात बरतने की आवश्यकता है। की घंटी बजती है वो लोग जिनके अन्य सीरियस बीमारियां हैं, कोमोर्बिड कंडीशन, चाहे वो हार्ट डिजीज हो, चाहे डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, किडनी डिजीज हो, कैंसर हो, वो उन लोगों को जब ये तकलीफ आती है तो भयानक स्थिति बनती है। हमारे यहाँ भी जैसे अभी करीब 20-25 पेशेंट एडमिट हैं तो राजस्थान हॉस्पिटल के अंदर, तो वो पेशेंट सीरियस होते हैं। दूसरी बात एक ये है कि ये जो ओमिक्रॉन है, इसके अंदर ये सब लोगों को अफेक्ट कर रहा है, इवन चाहे जिसने वैक्सीन लगाई वो भी, चाहे जिसके पहले इन्फेक्शन हो गया वो भी, पूरी तरह समाजवाद के सिद्धांत पे काम कर रहा है, चाहे आपने एक वैक्सीन ली, 2 ली, बूस्टर लिया। तो इसलिए ज़्यादा लोगों के अंदर ये इस समय स्प्रेड हो रहा है। हालांकि इसमें अच्छी बात यही है कि ये इतना सीरियस नहीं हो रहा, लेकिन कब ये वायरस अपना स्वरूप बदल ले किसी को पता नहीं। इसलिए ज़रूरत इस समय इस बात की है कि यदि आपके घर के अंदर ज़्यादा लोग अफेक्ट हो रहे हैं तो 2 कैटेगरी बना लें, आइसोलेशन एक नेगेटिव वालों की, आइसोलेशन एक पॉजिटिव वालों की, यानी रिवर्स आइसोलेशन की तरह उसको काम में लें।
और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, उदयपुर गैंगरेप मामले में बड़ा अपडेट यह है कि गैंगरेप का मुख्य आरोपी जो है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य आरोपी मोहनलाल गिरफ्तार हो गया है। अभी भी 2 आरोपी फरार हैं। झाडोल इलाके में विवाहिता से गैंगरेप हुआ था और झाडोल इलाके में कल यह घटना हुई थी, जिसके बाद से पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश कर रही थी। अब बड़ी कामयाबी से कहेंगे पुलिस के लिए कि पुलिस ने मुख्य आरोपी मोहनलाल को धर दबोचा है, लेकिन अभी भी जो 2 आरोपी हैं वो फरार हैं, उनकी तलाश की जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की ये है उदयपुर से, जहां पर गैंगरेप का मुख्य आरोपी जो है झाडोल इलाके में कल विवाहिता से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था और अभी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है कि पुलिस ने मुख्य आरोपी को धर दबोचा है, लेकिन 2 आरोपी अभी भी पुलिस की पहुंच से बाहर हैं। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी कपिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपिल, क्या जानकारी है? मुख्य आरोपी को धर दबोचा है पुलिस ने। कपिल, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रहा हूं। जी कपिल, तो मुख्य आरोपी पुलिस के शिकंजे में है। हाँ जी बिल्कुल, देखिए पुलिस लगातार कल से मुख्य आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी और अब पुलिस को सफलता हाथ लग चुकी है। पुलिस ने काफी जगह पर दबिश देकर मुख्य आरोपी, जिसका नाम मोहनलाल है, उसको गिरफ्तार किया है और इसके अलावा 2 और सह आरोपी अभी इसमें शामिल हैं। एक व्यक्ति जो कि दुष्कर्म की घटना में शामिल था और दूसरा जो कि इन दोनों को घटना स्थल पर छोड़कर बाइक लेकर फरार हुआ था। 3 आरोपी टोटल इसमें नामजद हैं, जिसमें से मोहनलाल जो कि मुख्य आरोपी माना जा रहा है, उसको उदयपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अन्य जो 2 आरोपी उनकी तलाश लगातार जारी है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया कपिल आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं अलवर नाबालिग से दरिंदगी मामले में नगर परिषद की घटनास्थल की सफाई, आपको बता दें कि घटनास्थल से सबूत मिटाए गए। नगर परिषद की घटनास्थल की सफाई, बीजेपी विधायक संजय शर्मा ने सफाई पर सवाल उठाए हैं। तो अलवर मामले को लेकर बड़ी खबर यह है कि विधायक संजय शर्मा ने सफाई पर सवाल उठाए। नगर परिषद आयुक्त ने कहा रूटीन सफाई के तहत चारों ओवरब्रिज साफ करवाए गए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रिज की सफाई हुई है, जिसके बाद ये सवाल जो है वो बीजेपी विधायक संजय शर्मा ने उठाए हैं। हालांकि सफाई सामने से भी आ गई कि आयुक्त ने कहा कि ये रूटीन सफाई है और रूटीन सफाई के तहत ही वहां के जो 4 ब्रिज हैं सभी की, ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, सफाई करवाई गई ब्रिज की। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी राजेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। राजेंद्र, अब ये क्या मामला है कि पुल की सफाई को लेकर? राजेंद्र, आवाज मिल रही है आपको मेरी? राजेंद्र, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन अब सवाल इस बात पर उठाए गए हैं कि पुल की जो ब्रिज की सफाई है आखिर वो क्यों करवाई गई। तो अलवर मामले पर बड़ी खबर आपको बता दें कि नगर परिषद ने घटनास्थल की सफाई की है। अब इस पर विधायक संजय शर्मा ने सवाल उठा दिए हैं। हालांकि आयुक्त की तरफ से यह कहा गया कि ये रूटीन सफाई है और रूटीन सफाई के तहत ही जो 4 ओवर ब्रिज हैं उन सभी की सफाई करवाई गई है। तो बीजेपी के विधायक संजय शर्मा ने इस पर सवाल उठाए हैं कि वहां से सबूत मिटाए गए हैं, लेकिन कहा यह गया है कि ये एक रूटीन सफाई है जिसकी वजह से ओवर ब्रिज को साफ किया गया। नगर परिषद की टीम जो है वो घटनास्थल पर गई थी सफाई करने के लिए, साफ सफाई की गई। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जो कर्मचारी हैं वो झाड़ू लगाते हुए आपको नजर आएंगे। अब सवाल इसी बात को लेकर उठाए गए कि आखिर
सफाई क्यों की गई? तो बड़ी खबर आपको बता दें। अब देखिए सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं, लगातार विपक्ष जो है वो इस मुद्दे को उठा रहा है और अब मामला ऐसा कि आखिर सफाई क्यों की गई। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, अब ये क्या मामला है कि ओवरब्रिज की सफाई पर सवाल उठाए हैं विधायक ने? जी, अलवर के नाबालिग दरिंदगी का मामला पूरे देश में सुर्खियों में छाया हुआ है और उसको लेकर के अभी तक पुलिस 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इस पूरे मामले पर पुलिस ने चुप्पी साधी हुई है। पुलिस के अधिकारी किसी भी सवाल का जवाब देने से बचते दिखाई दे रहे हैं। उच्च अधिकारियों से एसपी से लेकर के नीचे आईओ तक अगर आप बात करना चाहोगे, थाने पुलिस से किसी से बात करना चाहते हैं तो कोई भी पूरे मामले पर घटनाक्रम पर बोलने को तैयार नहीं है। अधिकारी फोन उठाने से भी बचते रहते हैं। इसी पूरे मामले में आज जो घटना स्थल पर थी, जहां जो बच्ची है वो लहूलुहान अवस्था में पड़ी मिली थी, वहां पर 2 दिन पहले ही पुलिस के द्वारा सीन रिक्रिएट किया गया था घटना स्थल का, किस तरीके से ये घटना हो सकती है। उस ओवरब्रिज पर आज नगर परिषद के द्वारा कल इसकी सफाई अभियान शुरू किया गया था और उसको पूरी जो है सफाई कर दी गई है। तो उस पर लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं कि राज्य सरकार के द्वारा इस पूरे मामले की जांच जब सीबीआई को सौंप दी गई है तो क्यों साक्ष्यों को मिटाया गया है। वहां पर पुलिस के द्वारा जगह जो स्पॉट था उस स्पॉट को सुरक्षित क्यों नहीं किया गया, उस बात को लेकर के सवाल उठाए हैं। शहर विधायक से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा है कि नगर परिषद के जो अधिकारी हैं उनको जो शहर में पूरी जगह सफाई नहीं होती, पिछले 2-2.5 साल से अगर देखे जाए तो शहर की सफाई है वो चौपट पड़ी हुई थी। ऐसा क्या हुआ कि आनन फानन में इस ओवरब्रिज की सफाई की गई है। तो उन्होंने आरोप लगाया है कि कहीं न कहीं सबूत मिटाने का ये षड्यंत्र रचा गया है और इस षड्यंत्र की कहीं कहीं राजेंद्र, एक और चीज, इस मामले पर आयुक्त की तरफ से भी सफाई दी गई कि सफाई इसलिए की गई है ताकि ये रूटीन सफाई है, लेकिन सवाल ये भी कि पुलिस की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? जी, पुलिस पिछले कुछ दिनों से इस पूरे मामले पर बचती दिखाई देती है। कोई स्पॉट को साफ किया गया है, क्योंकि ऑब्वियस सी चीज है, कोई भी सबूत इकट्ठा करना चाहेगा उसे अपने अंडर लेगा। तो इस चीज को लेकर के कुछ कहा गया है या नहीं? जी, अभी तक इस बारे में पुलिस की तरफ से कोई भी बयान अभी नहीं आया है। पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। पिछले कई दिनों से लगातार बाइट के लिए संपर्क किया जाता है, सीन रिक्रिएट किया गया था, तब भी आईओ अमित सिंह से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने मौके पर होने के बावजूद सीन रिक्रिएट किया जा रहा था, तब भी उन्होंने न्यूज 18 राजस्थान में बात करने की कोशिश की तो उन्होंने नहीं बात की और किसी भी मीडिया कर्मी से बात नहीं की थी। इवन वहां जो बस चालक था जिसको सीन रिक्रिएट किया जा रहा था उससे मीडिया ने बात की तो उसके बाद पुलिस के अधिकारी झल्ला गए थे। तो कहीं न कहीं पुलिस इस पूरे मामले में जो मीडिया के द्वारा इस पूरे मामले को कवरेज की जा रही है तो पुलिस इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के चुप्पी साधे हुए है। पुलिस अभी तक कुछ नहीं बता रही है कि एक मिनट राजेंद्र, मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त कमलेश मीणा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नगर परिषद के आयुक्त हैं। कमलेश मीणा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। लेकिन ये जो ओवरब्रिज की सफाई की गई है इस पर अब सवाल उठाए गए हैं। नहीं, हमारे द्वारा तो जैसे जो चारों ओवरब्रिज है हर 15 दिन में वहाँ पे सफाई की जाती है। शहर में 4 ओवरब्रिज है, चारों ओवरब्रिजों पे हमने शहर में हर 15 दिन में सफाई की जाती है। और अभी तो स्वच्छता सर्वेक्षण और ये आने वाले हैं तो इनकी वजह से हम तो हर जगह पे शहर पे हर जगह सफाई कर रहे हैं, मेन रोड साफ कर रहे हैं, जहाँ भी मलबा पड़ा हुआ हटा रहे हैं। विधायक जी का ये कहना है कि बाकी शहर की सफाई तो नहीं की जाती है, लेकिन इस ब्रिज को साफ करना जरूरी था। नहीं, हमने चारों ब्रिज साफ किए, कोई पर्टिकुलर एक ब्रिज को नहीं किया है।
नहीं, बाकी शहर की भी वो बात कर रहे हैं। हाँ, बाकी शहर की भी मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं उसके लिए नहीं कह रहा। मैं पूरे जैसे जितना भी शहर है, चारों ओवरब्रिज चारों है, चारों ओवरब्रिजों पे, और हमारे अभी क्योंकि नए सभापति बने हैं तो वो सभापति जी खुद मॉनिटरिंग करके उन सब जगह पे सफाई करवा रहे हैं। तो जो विधायक महोदय का आरोप है कि वो वहां से साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश की गई है, नहीं, हमने कोई कोशिश नहीं की है। मुझे ये बात बताए, इस कांड को हुए 11 दिन हो गए हैं। 11 दिन में अब कौन इस चीज के लिए, अगर कोई भी चीज होती, अगर वहाँ पे कोई भी है तो पुलिस प्रोटेक्शन लगाना चाहिए था। वहाँ कुछ भी नहीं है, नॉर्मली डेली वहाँ पे आवागमन हो रहा है, ऐसी कोई बात ही नहीं है वहाँ। तो ये एक बस रूटीन सफाई है, रूटीन का वो है हमारा। तो चलिए, बहुत शुक्रिया कमलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए, कमलेश मीणा जी का साफ तौर पे कहना है कि ये एक रूटीन सफाई है और 10 से 11 दिन का वक्त बीत गया है, और अगर वहां पे कुछ ऐसे साक्ष्य थे तो पुलिस ने उसे अपने अंडर में क्यों नहीं लिया हुआ था, ये भी सवाल है। लेकिन सवाल अब विपक्ष की तरफ से, बीजेपी के विधायक हैं संजय शर्मा, वो उठा रहे हैं। तो सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ जुड़े। राजेंद्र, आपको आवाज मिल रही है अब मेरी? चलिए, तो राजेंद्र का भी बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर यही है कि देखिए, जो राजेंद्र, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी, अभी जो नगर परिषद आयुक्त ने कहा है कि पुलिस के द्वारा प्रोटेक्शन लगाया जाना था, तो कहीं न कहीं पुलिस के अधिकारियों के द्वारा इस मामले के वहां पर कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया गया, ये वो सही बता रहे हैं। लेकिन पुलिस के जो है वो किस तरीके से साक्ष्य जो एकत्रित लेने से पुलिस के द्वारा लिए जा चुके हैं, पुलिस के द्वारा एफएसएल की टीम मौके पर आ चुकी है, लेकिन इस पूरे मामले की राज्य सरकार के द्वारा जो सीबीआई को जांच सौंपी गई है, कहीं न कहीं उस बात को लेकर के बीजेपी के जो नेता हैं वो जो सरकार की मंशा है और पुलिस की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार जब सीबीआई को जांच सौंप दी गई तो जो साक्ष्य मौजूद है उन साक्ष्यों को क्यों नहीं संरक्षित रखा जा रहा है, क्यों जब सीबीआई जांच करने के लिए आएगी तो उन्हें मौके पर इस तरीके से सफाई होने के बाद आखिरकार क्या मिलेगा, तो उस बात को लेकर के भाजपा नेता सवाल उठा रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। झालावाड़ में गर्भवती पत्नी के मर्डर की साजिश में नया मोड़ आ गया है। बुधवार को झालावाड़ के डॉक्टर अखिलेश मीणा ने एक एफआईआर दर्ज करवाई थी। उसमें कहा गया था कि मंगल सिंह ने अपनी पत्नी और कोख में पल रहे जुड़वा बच्चों को डिलीवरी के दौरान हत्या करने के लिए 2 लाख रुपए का लालच दिया था। लेकिन अब प्रसूता महिला के परिजनों ने डॉक्टर पर ही रिश्वत मांगने का आरोप लगा दिया है। प्रसूता के पीहर पक्ष के झालावाड़ पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन को एक परिवाद देकर बताया कि रिश्वत नहीं देने पर डॉक्टर ने आरोपी युवक को झूठे मामले में फंसाया है। प्रसूता महिला के भाई राहुल ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर अखिलेश मीणा अपनी मर्जी के मुताबिक अस्पताल में ऑपरेशन करवाने को कह रहा था, जहां उसे मोटा कमीशन मिलना था। लेकिन जब उसकी बात नहीं मानी तो उसने ये झूठे आरोप लगा दिए। झालावाड़ एसपी मोनिका सेन ने मामले की दोबारा से निष्पक्ष जांच करवाने का आश्वासन दिया है। डॉक्टर ने रिश्वत लेने के चक्कर में उनको फंसाया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों अच्छे हैं, दोनों अच्छे खासे रहते हैं, साथ में हमारा दोनों परिवार अच्छे रहते हैं। बाकी रिश्वत लेने के चक्कर में उनने मना करा मेरे जीजू ने कि मैं रिश्वत नहीं दूंगा, क्या मैं तुम ज़्यादा ज़बरदस्ती करोगे तो मैं शिकायत कर दूंगा। उस बात को लेके उनने उनको उलझा दिया। उनका लड़का है छोटा, उसके बाथरूम में दिक्कत थी, उस समय वहाँ इलाज करवाया था। फिर सेकंड बात, अभी 10-12 दिन पहले उनकी सिस्टर का ऑपरेशन करवाया था उसी डॉक्टर से। उस समय भी उसने 12,000 रुपये लिए थे, जबकि वो सरकारी कर्मचारी है तो उसने पैसे किस बात के लिए। फिर अभी बोला उसने कि डिलीवरी मैं करवा दूंगा, तुम मुझे 50,000 1 लाख रुपये दे दो, सही 60। तो इनने मना करा तो इनके बीच में गाली गलौज हुई और डॉक्टर ने ये बोला कि अगर तू पैसे नहीं देगा तो मैं तुझे जिंदगी भर जेल में सड़वा दूंगा। इस मामले में एक मुकदमा दर्ज हुआ है और कोतवाली थाने में, और जिसमें अभी अनुसंधान चल रहा है। इस संबंध में ही पक्ष ने एक परिवाद दिया है जिसमें उन्होंने कुछ आरोप प्रत्यारोप दूसरे पक्ष पे लगाए हैं, जिस पर हम उसको अनुसंधान में शामिल कर गहनता से अनुसंधान करेंगे ताकि इसमें बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से। अभी क्या सामने आया मैडम इसमें, क्या पति दोषी है इसका या अभी इसमें नहीं कह सकते, अभी अपन इसमें अनुसंधान गहनता से।
यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात जीवन रक्षक फाइलों में दफन।